नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्धा महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत कल होने वाले एग्जाम की, यानी कि अपनी आज पहली मेगा क्लास है, वो है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का पेपर विद्यार्थियों कल आपके होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए महा धमाका, यानी कि महा मेगा क्लास। ये आज की पहली क्लास है। आपको पॉलिटिकल साइंस की कुल 2 मेगा क्लास मिलेगी। कितनी विद्यार्थियों? केवल 2 मेगा क्लास मिलेगी। इन 2 क्लास में आपके सारे सवाल हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने 2 क्लास को पूरा देख लिया वह 100% पास होगा। 99 नहीं, 100% पास हो जाएगा। 100% पास होने की गारंटी हम ले रहे हैं पहली बार। यदि किसी विद्यार्थी ने 2 क्लास, जो मेगा क्लास आज ही आपको मिलेगी, दोनों, एक अभी मिली है, एक आपको शाम तक मिल जाएगी। दोनों क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्न लेकर आने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को पास होना है, बोले कि सर कम समय है, कम समय में अच्छी तैयारी किस प्रकार से करें, तो हमारे साथ करें, हम करवाएंगे आपको अच्छी तैयारी। अब राजनीति विज्ञान का सुबड़ा साफ, बिल्कुल विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस का सुबड़ा साफ करने के लिए हम लेकर आए हैं मेगा क्लास। तो क्लास को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, और इस क्लास को आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मित्र हैं, उन सब के साथ शेयर और ज़रूर करें। जितने भी ग्रुप हैं वो सब जगह इसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेगा क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी और अच्छी करके अपने जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, बीए फर्स्ट ईयर की मेगा क्लास, फर्स्ट PS01 पॉलिटिकल साइंस, जो कि कल आपके सुबह 9 बजे होने वाला पेपर है। तो उसके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला सवाल, विद्यार्थियों मैराथन क्लास, ठीक है ना, किसकी मैराथन क्लास है? अपनी राजनीति विज्ञान PS01, राजनीति विज्ञान का सुपड़ा साहब। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस मेगा क्लास से अपना फायदा उठा सके। पहला सवाल, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्ता पर जोर देता है, समझाइए किस प्रकार से। तो जून 2019 में पूछा गया था। विद्यार्थियों याद रखें, मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि इतने सारे सवाल नहीं हैं। हम मुश्किल से, मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा लोड ना लें, हम 30 सवालों की बात करें, इंपॉर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन बात करेंगे। इसी में से आपका 100% पेपर आने वाला है। तो पूरा देखें, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उत्तर, मुक्त मूल्य अध्ययन पर जोर। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्य मुक्तता पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन के क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया हो या भविष्य में देखा जा सकता है। अगला दूसरा सवाल, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से किए गए अध्ययन को संकुचित अध्ययन क्यों कहा जाता है? जून 2017 में पूछा गया था। यह अध्ययन पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है। विद्वानों ने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए विद्वानों ने केवल लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अध्ययन का मुख्य बिंदु बनाया। एक्सटीन तथा एपिट के शब्दों में, परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुख तथा एक संस्कृति स्वरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया है। तीसरा सवाल, यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस का अर्थ क्या है? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। और राजनीति विज्ञान अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? जो पॉलिटिक्स शब्द विद्यार्थियों, वो पॉलिस से बना। किससे बना है? पॉलिस से बना है। देख लीजिए यहाँ पे, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। इसका अर्थ है नगर तथा राज्य। ओके, ये इसका व्याख्या की गई है, तो आप व्याख्या ना पढ़ें, जो इसका मेन उत्तर था वो हमने यहाँ पर बता दिया आपको। आगे चलते हैं।
राजनीति विज्ञान का पिता में किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। किसको विद्यार्थी? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला, परंपरागत राजनीति विज्ञान की दो विशेषताएं लिखनी है। ये जून 2018 और 2019 में पूछा गया सवाल है। तो दो विशेषताएं देखिए, पहली है राज्य को नैतिक संस्था मानता है। देखिए उत्तर क्या था, राज्य को नैतिक संस्था मानता है। इसकी दो विशेषता, पहली तो यही है, दूसरी है कल्पनात्मक पद्धति। अब इसके अंदर व्याख्या यहाँ पर की हुई है। देखिए, परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सजीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। कल्पनात्मक पद्धति, परंपरागत राजनीतिक विचारक पहले किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति विज्ञान पर इतिहास के कोई दो प्रभावों पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2016 में पूछा गया सवाल है। इसी सवाल को घुमा के पूछा जाता है। देखिए, राजनीति विज्ञान के इतिहास के राजनीति विज्ञान पर कोई दो प्रभाव। तो पहला प्रभाव है, इतिहास राजनीति विज्ञान का आधार है। इतिहास विगत की राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिससे राजनीति विज्ञान को अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। ये इसका पहला प्रभाव है इतिहास का। दूसरा, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अतीत के राजनीतिक कार्यों के परिणाम ये प्रभाव का विवरण इतिहास में मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। इस प्रकार इतिहास राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सातवां सवाल, राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र के दो प्रभाव। पहले हमने पढ़ा इतिहास के, अब अर्थशास्त्र के। ये जून 2017 में पूछा गया सवाल है। फिर विद्यार्थियों, आपका कल आने वाला पेपर इसी क्लास में से आने वाला है। बिल्कुल निश्चित रहे, जो विद्यार्थी जिनको डर है कि सर हम फेल हो जाएंगे, वो हमारी इस क्लास को देखकर पूर्ण रूप से पास हो सकते हैं। केवल जो सवाल हमने बताए वो सवाल आप याद करें, पक्का आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। देखिए, प्रभाव पहला है, आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र का व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक आर्थिक रूप से उन्नति संभव नहीं हो, वह देश राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हो सकता। दूसरा, राजनीतिक कानूनों तथा नीतियों के पीछे आर्थिक उद्देश्य जिम्मेदार होते हैं, जिनके आधार पर ही सरकार कानून व नीतियों का निर्माण व निर्धारण करती है। अगला, आठवां जो बुक का नाम दिया हुआ है उस, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चार्ल्स ई मेरियम, किसके द्वारा? चार्ल्स ई मेरियम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। ओके, अगला सवाल देखो, इसकी बहुत सारी व्याख्या, ठीक है, ऐसे में एक एक की व्याख्या करूंगा तो समय कम, क्योंकि मैराथन क्लास का मतलब 1 घंटे की क्लास हो जाएगी अपनी कम से कम, लेकिन बहुत सारे सवाल सबको आपके सामने समझाना है, तो फटाफट मैं इन सवालों को करता हूं ताकि आपका समय जितना भी है, क्योंकि कल एग्जाम होना, कम समय के अंदर हम जितना अधिक सवाल कर सके उतनी हम बात करते हैं। राजनीति विज्ञान में, किसमें? राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय के 4 कारण बताइए। तो पहला कारण है, नए विश्व में तेजी से बदलती तकनीकी प्रवृत्तियों तथा बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण नए उपागमों, शोध की नई तकनीकों को शामिल करना जरूरी महसूस हुआ। दूसरा, यूरोपीय साम्राज्यों के विघटन तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए राज्यों के उत्थान के कारण जरूरी हो गया कि नए देशों को राजनीतिक प्रक्रिया को भी ठीक से समझा जाए।
तीसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति शास्त्रियों में अपने विषय की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुंठा की भावना बढ़ने की वजह से व्यापक असंतोष को जन्म दिया। और अंत में चौथा कारक है अन्य सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, जो राजनीतिक शास्त्रियों का भी इससे अछूता रहना संभव नहीं था। 10वां सवाल है राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट कर लो, पक्का आने वाला सवाल है। अथवा देखिए इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद वाद, ठीक है, व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है। यहाँ पे इसकी परिभाषा आप ये मत देखिए, आप इसकी परिभाषा याद रखें डेविड ईस्टन की, ठीक है ना। उनके अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख हैं और राजनीतिक विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने के साथ ही ये अतीत की ओर उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ने में प्रयत्नशील हैं। उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया विकास, और न कि अनुरक्षण आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। अतः उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध मात्र एक प्रतिक्रिया न होकर एक रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन है। ठीक है, आगे चलें। 11वां सवाल है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। जून 2017 में पूछा गया सवाल है। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक निश्चित शैक्षिक अथवा वैचारिक आंदोलन कहा जा सकता है, जो अनुभवात्मक स्रोत तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है तथा यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। सन 1951 में शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक व्यवहार संबंधी स्रोत पर आयोजित एक संगोष्ठी में डेविड टूमैन ने राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की। डेविड टूमैन के अनुसार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान से अभिप्राय है कि शोध व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। अगला कुछ सवाल बड़े हैं क्योंकि मैं इसमें छोटे के साथ बड़े सवालों को भी लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, यदि आपने उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में सारे विषयों के मॉडल पेपर खरीदे। नंबर आपको दिए हुए हैं, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षा के वाहक क्यों कहा जाता है, ये जून 2016 और 2017 में पूछा गया था। उत्तर देखिए इसका, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्रत्येक दल द्वारा पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। निर्वाचनों में जनसभाएं आयोजित की जाती हैं। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है। इसलिए राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षा के वाहक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे, द्विदलीय व्यवस्था के 2 गुण बताइए। तो पहला गुण है द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक राजनीतिक दल से होता है, उसे व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः सरकार शुद्ध स्थायी एवं जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करती है। दूसरा, द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी दल प्राय एक ही होने के कारण शक्तिशाली एवं संगठित होता है। वह शासन के अनुचित कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लेता है। चौदहवां, बहुदलीय प्रणाली के क्या फायदे हैं। तो ये जून 2017 में पूछा गया था। पहला फायदा है मतदाताओं के सम्मुख अधिक विकल्प होते हैं। दूसरा, राष्ट्र 2 विरोधी गुट में नहीं बढ़ता। तीसरा, व्यवस्थापिका में विभिन्न
विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व स्थापित होता है। चौथा, मंत्रिमंडल की तानाशाही पर अंकुश स्थापित होता है। ये बहुदलीय, यानी एक से अधिक दल हो गए तब उसको बोला जाता है बहुदलीय। 15वां क्वेश्चन, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी। जून 2018 में ये पूछा गया था कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, मैकाइवेल के अनुसार, किसके? मैकाइवेल के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय हैं जो कुछ सिद्धांतों या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से सिद्धांत या नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। एक और राजनीतिज्ञ है जिसका नाम है लीकॉक। किसका? लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो एकत्रित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ये राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई है। आप दोनों में से कोई भी एक परिभाषा दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक जो आपको अच्छी तरह से याद हो वो आप याद कीजिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। उत्तर, दबाव समूह का अर्थ, पहला देखिए अर्थ क्या है इसका। समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। जब ये समूह अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। 17वां, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी क्यों माना जाता है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। इसको ही घुमा के पूछा गया है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, समझाइए। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। उत्तर, न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार को हनन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए या शासन द्वारा किया जाए तो न्यायपालिका द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हमको अधिकार दिए गए हैं संविधान के अनुसार वो हमें मिलते हैं और न्यायपालिका उन जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है। अगला 18वां क्वेश्चन देखिए सवाल अगला 18वां क्वेश्चन, नाम मात्र कार्यपालिका अध्यक्ष के दो उदाहरण बताइए। ये जून 2017 में पूछा गया सवाल है। तो विश्व के कई देशों में ऐसे शासन प्रमुख हैं जिनके स्थान पर शासन किया जाता है किंतु वे स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। ऐसी कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। एक तो ब्रिटिश की रानी और भारत का राष्ट्रपति, यानी जो केवल नाम मात्र के होते हैं। 19वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल है कि कार्यपालिका के किन्हीं दो प्रकारों को लिखिए। ये जून 2018 का सवाल है। तो देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका, पहले जिन देशों में शासन के प्रमुख के नाम पर शासन किया जाता है परंतु स्वयं शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, ऐसी कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति, ये इसके दो प्रकार हैं। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति संवरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये जून 2017 में पूछा गया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो देखिए, प्रति संवरण पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य हो रही अंतःक्रिया ही प्रति संवरण प्रक्रिया कहलाती है। यह एक संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था व सदस्यों के मध्य संप्रेषण कायम होता है। एक तरफ निर्णय, नीतियों व उनके क्रियान्वयन का प्रभाव व सूचना पर्यावरण में जनता तक पहुँचती हैं और साथ ही दूसरी तरफ पर्यावरण व सदस्यों की प्रतिक्रिया व्यवस्था तक भी पहुँचती हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था के दो निर्गत कार्य बताइए।
ये दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल है। तो दो कार्य हैं। पहला है व्यवहार का नियमितीकरण करना, दूसरा वस्तु उपाधि अवसरों का अधिकृत वितरण करना। 22वां सवाल व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के दो कारण लिखिए। उल्लेख करने दो कारण। ये जून 2018 में पूछा गया सवाल है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, राजनीतिक यथार्थ पर बल दिया जाने लगा, जिससे राजनीतिक व्यवहार के आधार पर अध्ययन किया जा सके, जिससे क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर मिल सके। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक संरचनाओं और प्रतिक्रियाओं में जटिलता उत्पन्न होती गई, अतः प्रचलित अवधारणाएं कानूनी व संस्थागत अर्थ में ही सीमित हो गया, जो कि अध्ययन छात्र में सक्षम नहीं थे। इंपॉर्टेंट कर लो पहले से। 23वां सवाल व्यवस्था सिद्धांत की दो कमियां लिखिए। कितनी दो कमियों का उल्लेख कीजिए। पहला, व्यवस्था सिद्धांत अनुदारवादी एवं यथास्थितिवादी हैं। यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन का स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। अगला, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफलतापूर्वक प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। इस प्रक्रिया में एक राजनीतिक व्यवस्था की विविध परिवर्तनशील मांगों और संकटों को आत्मसात करने की क्षमता समाहित होती है। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, आपके जो पेपर आने वाला है कल, विद्यार्थियों ये PS मेगा क्लास 01 की PS 01 की बहुत ही कारगर होगी। आपको जितने भी सवाल मिलेंगे हमारी इसी क्लास में मिलेंगे, पक्का आप देख लेना। मैं एग्जाम के बाद इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर बताऊंगा। देखिए कि 90+ सवाल, 90%, ठीक है ना, 90% प्लस सवाल हमारी क्लास से पूछे गए हैं। 25वां सवाल आमंड और पॉवेल द्वारा बनाई गई राजनीतिक विकास की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली है भूमिकाओं का विभिन्नीकरण कर उस प्रक्रिया से जिसमें व्यक्ति द्वारा समाज के राजनीतिक संगठन की भूमिका में विविधता आती है। दूसरा, उपव्यवस्था की स्वायत्तता। आमंड अव्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा जन संसार को शामिल करता है, अतः सरकार की इन उपव्यवस्थाओं पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। इसकी विशेषताएं दो। 26वां, राजनीतिक आधुनिकीकरण की दो विशेषताएं। ये इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि ये दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है। पहला है केंद्र में शक्तियों का केंद्र होना। जो केंद्र सरकार होती है उसमें केंद्र में क्या होगा, जो शक्तियाँ वो केंद्रित होती है, केंद्र होता है। दूसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण लोक कल्याणकारी कार्यों की ओर उन्मुख होता है। अगला 27वां सवाल, इस वीडियो की PDF विद्यार्थियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप जरूर ज्वाइन करें और उत्तर सहित मॉडल पर मात्र 51 रुपये में आप जरूर खरीदें। नंबर है 9680036006। इस पर आप मैसेज करके उत्तर सहित मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट कर लो पहले से, ठीक है ना। राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। ये जून 2018 में पूछा गया सवाल है। उत्तर, राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा किसके अनुसार, जेम्स एस कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का समूह है। इन परिवर्तनों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा व्यवहार के प्रतिमानों से होता है। अगला सवाल, अगला 28वां, राजनीतिक आधुनिकीकरण के दो नियामक कारकों का उल्लेख कीजिए। ये जून 2019 में पूछा गया था। तो पहला है परंपराएं, दूसरा है संस्कृति। परंपराएं के अंतर्गत देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण परंपरागतता से मुक्त हैं, क्योंकि परंपराओं से मुक्त होने के कारण आधुनिकीकरण में वृद्धि होती है। दूसरा, संस्कृति,
राजनीतिक संस्कृति स्वयं में व्यापक शक्ति होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण उनके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। यदि समाज की संस्कृति किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती तो वह राजनीति में बाधा बन जाती है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास जो मेगा क्लास है जिसमें से जो सवाल पूरे आने वाले हैं तो उस क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यार्थियों, अब तक हमने कुछ 28 सवालों की बात की है जो कि इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाले 14 अंक के सवाल, जो बड़े सवाल जो आपके स पार्ट में आएंगे और ब में आएंगे, ठीक है। एंड 14 नंबर के 14 अंक में और 7 अंक में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, देखिए सवाल पहला, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ बताते हुए उन इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, हमने देखो आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें कुल 16 इकाई है। कितनी इकाई है? कुल 16 इकाई है, ठीक है ना। तो आज की जो पहली मेगा क्लास है अपनी PH01 की पहली मेगा क्लास, उसके अंतर्गत हमने 8 इकाई की बात की। कितने? 8। जो अभी दूसरे 8 इकाई हैं इसकी जो आपकी क्लास है वो मेगा क्लास 2 में आपको मिलेंगे सवाल। मेगा क्लास फर्स्ट जिसके अंतर्गत हमने 8 पार्ट 8 इकाई की बात की। मैं आपको बता देता हूँ 8 इकाई के सवाल हम इसमें लेकर आए जो कि अति महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके आधे पेपर की बात यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। आधे पेपर की क्लास आपको 2 से 3 घंटे या फिर दोपहर तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज पहले से हमने 1 से 8 अध्याय 1 से 8 तक बात की इस क्लास में, और 9 से 16 तक इकाई की जो क्लास है वो आपको शाम तक आराम से या दोपहर तक मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी, ताकि आपका टाइम खराब ना हो और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। दूसरा सवाल, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। ये जून 2018 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ये जून 2018 में पूछा गया है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल पढ़ूंगा, ध्यान रखिए आप। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत बार पूछा हुआ है क्योंकि व्यायामों के अंतर्गत सवाल घुमा के पूछे जाते हैं। तो देखिए यही सवाल घुमा के पूछा गया। अथवा राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। ये 200 शब्द में आपको बता दूं, 200 शब्द का मतलब है 7 अंक। कितना? 7। और 500 शब्द का मतलब है 14 अंक। कितना अंक? 14 नंबर, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को पता नहीं होगा तो पहले ही बता दूं, 14 अंक में जो सवाल आएगा सब भाग में वो 500 शब्द में आएगा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए, जून 2017। तीसरा क्वेश्चन, राजनीतिक अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखो ये तीनों सवाल का उत्तर एक है। तीनों सवाल का उत्तर क्या विद्यार्थियों? एक। लेकिन VMO के अंतर्गत सवाल को घुमाया जाता है, तो हम किस प्रकार से घुमाया जाता है सारे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए ताकि आपके कल आने वाला सवाल कोई भी गलत ना हो। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये 500 शब्द दिसंबर 2017, ये 500 शब्द जून 2017, ठीक है, यानी 14 नंबर में पूछा गया सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार इन दोनों में संबंध है? ये जून 2015 और जून 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया सवाल है। 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण बताइए। अथवा उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, तीनों ही सवाल का उत्तर एक है। तीनों का उत्तर क्या होगा? एक। लेकिन सवाल घुमा के दिया गया है, वो हम आपके सामने लेकर आए कि कभी आपके सामने कोई सवाल घुमा के आ जाए तो आप डरे नहीं, आराम से सवाल को 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपको आराम से उसका जो मतलब वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट 7वां, व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए, जून 2015। 8वां क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद अध्ययन की कमियां क्या थी, उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल है।
अगला सवाल 9 नंबर, व्यवहारवाद की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया था, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया विद्यार्थियों। व्यवहारवाद का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये जून 2018 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 बार पूछा गया और ये 7 नंबर में भी आया हुआ है और 14 नंबर में भी आया हुआ है। इसलिए आप इसके आंसर को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। 10वां सवाल, व्यवहारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जून 2019 में और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। हम आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल उत्तर सहित विद्यार्थी, यहाँ पे मैं उत्तर लेकर नहीं आ सकता क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर बहुत बड़े हैं, लेकिन यदि आप मॉडल पेपर खरीदते हैं तो उत्तर सहित मॉडल पेपर आपको मात्र 51 रुपये में मिलेंगे। तो आज ही अभी पॉलिटिकल साइंस की और बाकी विषयों के मॉडल पेपर जरूर खरीदिए। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर 9680036006 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। तो आप अभी हमारे नंबर पर, ये नंबर नीचे भी लिख के दिए हुए हैं, तो आप अभी हमारे नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए। और 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अच्छी क्लास के लिए, क्योंकि इनके आंसर बड़े हैं, आप ढूंढे अच्छी बात है, लेकिन हमारा उत्तर सहित मॉडल पर हमें बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाया गया है। अगला सवाल देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की विवेचना कीजिए, जून 2019 में पूछा गया सवाल है। 12वां, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक दल एक दबाव समूह की तुलना कीजिए। जून 2019 में 14 नंबर में, कितने नंबर में, 14 नंबर में पूछा गया सवाल है। विद्यार्थियों आज हमारी मेगा क्लास फर्स्ट है, ठीक है, इसमें से आपको पक्का 90% प्लस सवाल देखने को मिलेंगे। ये अपनी पॉलिटिकल साइंस PH01 1 से 8 इकाई तक है, और दूसरी क्लास मिलेगी मेगा क्लास 2, वो 9 से 16 तक मिलेगी। इसी प्रकार आपको हिंदी की, इतिहास की, ज्योग्राफी, सारे विषयों की मेगा क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां, दबाव समूह का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ समझाइए और इसके लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये जून 2016 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, कार्यपालिका के कार्यों और महत्व की विवेचना कीजिए। 16वां, आधुनिक समय में कार्यपालिका की मुख्य विशेषताएं बताइए। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको याद रखनी है, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था विद्यार्थियों कि कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये जून 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी विशेषताएं आप अच्छी तरह से याद करके जाए। 17वां क्वेश्चन, कार्यपालिका को परिभाषित कीजिए। व्यवस्थापिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये जून 2019 में पूछा गया और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है, 7 नंबर में यह आया था। अगला, संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, ये जून 2017 में पूछा गया था। 19वां, व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट कर लो व्यवस्था सिद्धांत। 20वां, राजनीतिक विकास की अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। ये जून 2015 और जून 2018 में पूछा गया सवाल है। 21वां, राजनीतिक विकास के विभिन्न वाहकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है विद्यार्थी, इस वीडियो की PDF, इस क्लास की PDF आपको अभी, ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको इसी क्लास के साथ जितनी भी क्लास होने वाली है सबकी PDF वहाँ पर मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी इसी प्रकार की क्लास आपके लिए लेकर आ सकें। आज थोड़ा गला भी खराब हो गया, बैठ गया है। देखिए अगला सवाल 22वां, राजनीतिक विकास पर लेख लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जून 2019 और वीएमओ प्रश्न बैंक का सवाल है। 23वां, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जून 2015, जून 2018 और दिसंबर 2015, 3 बार। तो इम्पोर्टेंट कर लो, कल आपको मिलने वाला सवाल है ये परीक्षा में। 24वां, राजनीतिक आधुनिकीकरण पर लेख लिखिए जो कि 500 शब्द में यानी 14 नंबर में दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 को पूछा गया सवाल है। तो विद्यार्थियों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इकाई 1 से लगाकर इकाई 8 तक यानी एक पार्ट से लगाकर 8 पार्ट तक हमने PH01
कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 90% प्लस कल आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। मैं गारंटी लेता हूँ यदि किसी विद्यार्थी ने ये सारे सवाल पढ़ लिए जो हमने बताएं, वो 100% पास हो जाएगा और अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएगा। ये अपनी मेगा क्लास फर्स्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम थोड़ी देर में मिलेंगे वापस मेगा क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह इस क्लास को शेयर आप जरूर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक इस इम्पोर्टेंट क्लास की जो PDF है, इम्पोर्टेंट क्लास के जो सवाल है, उस तक पहुंच सकें। तो जय हिंद, जय भारत।